नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला करंट अफेयर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यही है कि बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1302 करोड़ रुपया सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। यानी कि सोनपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसमें 1302 करोड़ रुपया बिहार गवर्नमेंट अप्रूव किया है। ठीक है, तो इसका कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं क्या है। तो प्रोजेक्ट की अगर बात करें, अप्रूवल की बात करें, तो ये अप्रूव किया गया था किसके द्वारा? तो बिहार स्टेट कैबिनेट के द्वारा, जिसको लीडरशिप कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार। देखिए, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ही इसको अप्रूव मिला है। ठीक ना। ये प्रोजेक्ट टारगेटेड है कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2030 तक। इसमें इसको नेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाना है। ठीक ना, ये ऐसा बात यूनियन बजट 2026-27 में कहा गया है। ठीक ना, तो याद रखिएगा कब तक बन के तैयार होगा? 2030 तक बन के तैयार होगा और ये नेशनल लेवल का एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये सिचुएटेड है कहाँ पे? तो सोनपुर में। सोनपुर जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। स्प्रेड अक्रॉस द 4228 एकर्स, यानी कि 4228 एकड़ में ये फैला हुआ है, जो कि हाजीपुर और डुमरिया के बीच में है। ठीक ना। ये जो होगा वो लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा इन द बिहार। ठीक है, एंड अमॉन्ग द लार्जेस्ट इन द लैंड इन इंडिया बाय द लैंड एरिया। और लैंड एरिया के मामले में इंडिया में भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट यही बनने जा रहा है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इसका रनवे जो होगा 4200 मीटर का होगा, यानी कि 4.2 किलोमीटर का होगा। रनवे ही मात्र इसका होगा। कैन हैंडल द वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग एयरबस A380। क्यों बताया कि एयरबेस A380 को भी ये हैंडल कर सकता है? ये बताने का मतलब ये हुआ कि इसका कैपेसिटी को बता रहा है कि कितना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। क्योंकि A380 की अगर बात करें, ठीक ना, A380 की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड का, जो कि यूरोप का है ये। ठीक ना। ये क्या है? डबल डेकर है, 4 इंजन इसमें लगा हुआ है, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है ये रिक्वायर्ड वेरी लॉन्ग रनवे फॉर द सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ। यूजुअली अगर देखा जाए तो 3000 से 4000 मीटर का इसका रनवे का ही जरूरत पड़ता है, मतलब A380 को लैंड करना है तो। लेकिन सोनपुर में क्या है, ये 4200 मीटर का है, यानी कि A380 को तो आसानी से ये देख सकता है। ठीक ना। उसके बाद करें कि सपोर्ट पैसेंजर एंड कार्गो ऑपरेशनल एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऐसा माना जा रहा है। लैंड एक्वाजिशन जो है अंडर वे है। लैंड एक्वाजिशन जो है 1302 करोड़ रुपया उसको अप्रूव कर दिया गया है कि आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर हम इसका सिग्निफिकेंट फीचर की बात करें सोनपुर एयरपोर्ट का, इट विल बी 2 प्रपोज्ड रनवे ईच ऑफ 4200 मीटर, यानी कि 4200 मीटर का 2 रनवे प्रपोज्ड है यहाँ पे बनाने का। यह जो होगा 5th लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री होगा। इससे पहले 4 कौन कौन सा है? तो दिल्ली है, हैदराबाद है, नवी मुंबई है और नोएडा है, जो कि जवार में है। ठीक ना। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चौथा। 4 पांचवा बनने जा रहा है कौन? ये सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इट विल बी द 24th ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन द कंट्री, यानी कि ये 24वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा कंट्री का। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? जब हम किसी एयरपोर्ट को नए तरीके से बनाते हैं तो उसको हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। जब किसी एयरपोर्ट को हम डेवलप करते हैं, ठीक ना, जैसे नेशनल लेवल का है उसको हम इंटरनेशनल लेवल का बनाने जा रहे हैं, तब हम उसको ब्राउनफील्ड कहते हैं। यानी कि ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड में बेसिकली यही अंतर है। ठीक ना। अगर हम बात करें कि बिहार में अभी कितना एयरपोर्ट है, तो बिहार में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या जो है 4 है, जो कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पटना में है, फिर गया में है, फिर दरभंगा और फिर पूर्णिया है। ठीक ना। ये 4 जो है अभी तक एयरपोर्ट है जो ऑपरेशनल में है। अंडर डेवलप कौन कौन सा है? तो सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में है, ये अंडर डेवलप है, इसको बनाया ही जा रहा है। ये ऐसा बात चल रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट को प्लान कर रहा है कि इंटरनेशनल स्टेटस का हम अपग्रेड करें इसको। तो जब हम दरभंगा एयरपोर्ट को अपग्रेड करते हैं तो ये किस फील्ड में आ जाता है? ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन सोनपुर को हम क्या करें? न्यू तरीके से बनाएंगे, न्यू लैंड लेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, न्यू बिल्डिंग बनेगा। ठीक ना। तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अंतर्गत आएगा, कोई दिक्कत? ये था बेसिकली सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में।
अगर हम ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के थोड़ा ब्रीफ में स्टडी कर लें तो डेफिनेशन इसका क्या है कि बिल्ड फ्रॉम स्केच ऑन द न्यू लैंड, यानी कि न्यू लैंड पे ये बनाया जाता है। जबकि ब्राउनफील्ड में क्या होता है कि अपग्रेड करते हैं, एक्सपेंड करते हैं एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को हम। लैंड क्या होता है, इसमें न्यू ज़रूरत पड़ता है, जबकि इसमें जो एयरपोर्ट का लैंड है उसी को यूज किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बनता है, जब भी बनेगा उस टेक्नोलॉजी पे ये बनेगा ये। इसमें क्या है कि लिमिटेड स्कोप होता है, स्ट्रक्चर में भी चेंज नहीं कर सकते हम ज़्यादा, और इसमें मॉडिफिकेशन का ही ज़रूरत पड़ता है, ठीक ना। इसमें हम न्यू कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हम एयरक्राफ्ट हैंडलिंग की बात करें तो कैन हैंडल लार्ज एयरक्राफ्ट लाइक द A380, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सोनपुर के संदर्भ में ये बताया गया है, ठीक ना। मे हैव रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू स्पेस और रनवे लिमिट, अगर पहले से ही बना हुआ है रनवे, अब जैसे पटना है तो पटना बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, इससे बड़ा अभी हम लोग बिहटा में प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे बनाएंगे इसको, ठीक ना। तो पटना से भी बड़ा बिहटा में बनने जा रहा है, और उससे भी बड़ा बनने जा रहा है सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ठीक ना। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रखा जाता है, जबकि IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो उसका स्पेस लिमिटेड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। तो वो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट के अंतर्गत आएगा, कोई दिक्कत। तो ये था पूरा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रपोज्ड सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बिहार। अभी जितना भी हम पढ़े हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन है कि इट इज ग्रीनफील्ड ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो सोनपुर क्या है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द न्यू लैंड बिटवीन द हाजीपुर एंड डुमरिया। तो ग्रीनफील्ड तो है ही, क्यों, क्योंकि हम न्यू लैंड पे इसको बनाएंगे, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हाजीपुर और डुमरिया के बीच में है, तो बिल्कुल सही है ये। फिर है कि एयरपोर्ट विल हैव अ 4200 मीटर रनवे, तो बिल्कुल सही है। अभी हम लोग पढ़े थे कि 4.2 किलोमीटर इसका क्या होगा, रनवे होगा। बोइंग के लिए एयरबस A380 के लिए कितना रनवे की जरूरत पड़ता था, तो 3000 से 4000 मीटर का, जबकि सोनपुर में कितना है 4.2 किलोमीटर का, यानी कि 4200 मीटर का है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक ना। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लाइक A380, तो बिल्कुल ये सही है। इससे क्या होगा, द प्रोजेक्ट एम्स टू बूस्ट ट्रेड, टूरिज्म एंड रीजनल कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ बिहार, इससे नॉर्थ बिहार का कनेक्टिविटी बढ़ेगा और ज़्यादा, ठीक ना। तो ये बिल्कुल सही है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आर द बिल्ड बाय अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, वेयर एज द ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट आर बिल्ड ऑन द न्यू लैंड, तो ये गलत है। ग्रीनफील्ड न्यू पे होता है, जबकि ब्राउनफील्ड क्या होता है, उसको हम अपग्रेड करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका गलत है, बाकी 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा इसका आंसर। तो दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज क्या है कि पुलिस दीदी स्कीम लॉन्च किया गया है। पुलिस दीदी स्कीम क्या है, ये एक न्यू इनिशिएटिव है बिहार पुलिस का, ठीक ना। अनाउंस किया गया था 20 फरवरी 2026 को, ठीक ना। किसके द्वारा, तो बाय डिप्टी CM सम्राट चौधरी के द्वारा, यानी कि सम्राट चौधरी के द्वारा कैबिनेट में अप्रूव किया गया था कि पुलिस दीदी स्कीम अब लॉन्च होगा। पुलिस दीदी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी को बोलते हैं कि पुलिस दीदी, मतलब पुलिस दीदी स्कीम करने का मतलब ये है कि ये फ्रेंडली बिहेव करेगा ये पुलिस, ठीक ना। और इसमें क्या है कि फीमेल ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, पुलिस दीदी है तो। जैसे नेम पुलिस दीदी का मतलब लिटरली में क्या होता है कि ये फीमेल पुलिस ऑफिसर होगी, एक्टिंग एज अ सिस्टर या गार्जियन फॉर द वुमेन एंड गर्ल्स, याद रखिएगा। ऑफिसर भी गर्ल्स, पुलिस भी गर्ल्स होगी, और गर्ल्स या वुमेन के प्रति जो है इसका बिहेवियर जो होगा एक सिस्टर के भांति होगा, इसलिए इसको पुलिस दीदी स्कीम कहा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अभी भी देखिए कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे गर्ल्स का या वुमेन का बहुत सारा अत्याचार होता है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर पाती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इनिशिएटिव लाया गया है। अब पुलिस खुद उसको स्कूटर और नेसेसरी जो सुविधा है उसको दिया जाएगा, ताकि तुम रिमोट एरिया तक तुम्हारा पहुंच आसान बने और कंप्लेन को जल्दी से रजिस्टर्ड करके जल्दी से उसको सॉल्व किया जाए। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो क्या है कि बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द पुलिस एंड द वुमेन एंड गर्ल्स, वुमेन और गर्ल्स के बीच में और पुलिस के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप करना इसका ऑब्जेक्टिव है। मेक इट इजियर फॉर वुमेन टू रिपोर्ट क्राइम्स, हरासमेंट और सेफ्टी कंसर्न, ये
आसान हो जाएगा वुमेन्स के लिए। प्रमोट कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी पुलिसिंग, ठीक ना, कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रमोट मिलेगा इससे वेयर पुलिस आर द अप्रोचेबल एंड द फ्रेंडली, ठीक ना, जहाँ पुलिस तक पहुँचना क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे वर्क करेगा, तो स्पेशलाइज टीम इसके लिए बनाया जाएगा टू बी फॉर्म विद इन द बिहार पुलिस टीम। बिहार पुलिस के अंतर्गत ही एक स्पेशलाइज टीम बनेगा जो पुलिस यदि स्कीम के अंतर्गत काम करेंगे। इसको 1500 लगभग स्कूटर और 2500 मोटरसाइकिल इसको दिया जाएगा ताकि ये रिच बढ़ाएगा अपना। ऑफिसर विल पेट्रोल एंड द इंटरेक्ट विद द वुमेन इन विलेज एंड स्मॉल टाउन, यानी कि छोटा छोटा शहर से लेकर के गांव तक ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम आएगा। ये क्यों जरूरी है, तो ये क्या होगा कि इम्प्रूव द वुमेन सेफ्टी इससे बढ़ेगा। हेल्प पुलिस अपग्रेड क्विकली टू इंसिडेंट एट द रूरल एरिया, ये हेल्प करेगा कि रूरल एरिया में जब कोई भी क्राइम होता है या कोई झगड़ा होता है तो वहाँ पे, या गर्ल्स के प्रति कोई सेफ्टी कंसर्न की बात आती है तो वहाँ पे हम पुलिस दीदी वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएगा, ये ऐसा माना जाता है। इनकरेज वुमेन टू ट्रस्ट लॉ इन्फोर्समेंट, रिड्यूसिंग फियर एंड अंडर पॉइंटिंग ऑफ द क्राइम, अंडर रिपीटिंग द क्राइम, ठीक ना। तो यही सब इसका पर्पस है पुलिस दीदी का। याद रखिएगा क्यों जरूरी है, क्योंकि गर्ल्स और वुमेन के बीच में एक कनेक्टिविटी पैदा हो पुलिस के बीच में, ताकि वो अपना कंप्लेन आसानी से दर्ज करा सके। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये बिहार में लॉन्च किया गया था, ठीक ना। बहुत सारे ये क्या है, सोशल वेलफेयर से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। पुलिस दीदी इनिशिएटिव इज नॉट जस्ट कैचिंग द क्रिमिनल और पेट्रोलिंग, ठीक ना। सिर्फ पुलिस दीदी का स्कीम ये नहीं है कि क्रिमिनल को पकड़ना और पेट्रोलिंग करना, इट ऑल्सो फोकस ऑन हेल्पिंग द कम्युनिटी स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रेन एंड द लोकल रेसिडेंट, यानी कि उसको हेल्प भी करना है। बहुत सारे जो स्कीम था उससे इसको इंटरकनेक्ट कर दिया गया है। कैसे ये होगा, तो एक जीविका दीदी किचन बनाया जाएगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक ना, फॉर द पीपल इन पुलिस लैंड और नियर बाय द एरिया, यानी कि पुलिस लाइन और नियर बाई एरिया में जहाँ पे होगा जो लोग भूखा है उसको जीविका दीदी किचन के द्वारा उसको खाना पहुँचाया जाएगा। जीविका दीदी स्कूल है, ऑफर एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग, हेल्पिंग गर्ल्स वुमेन लर्न एंड बिकम द सेल्फ रिलेटेड, यानी कि एक पुलिस जीविका दीदी स्कूल भी बनाया जाएगा जहाँ जिसमें गर्ल्स को वुमेन को कुछ सेफ्टी कंसर्न के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये क्यों मैटर करता है, तो सो पुलिस एंड हैव अ सोशल रोल नॉट जस्ट अ इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब ये दिखाता है कि पुलिस का रोल सिर्फ और सिर्फ लॉ को लागू करना नहीं है, कानून को लागू करना नहीं है, बल्कि एक सोशल रोल के रूप में भी इसको दिखाना है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होने वाला है। स्ट्रेंथन द ट्रस्ट बिटवीन द पुलिस एंड कम्युनिटी बिकॉज पीपल सी पुलिस एज अ हेल्पर नॉट जस्ट अ इन्फोर्सर, ठीक ना। encourage women and children to engage with police, report problem and use resources like education and nutrition। तो ये सब पूरा पूरा पुलिस दीदी स्कीम का फीचर था। ये याद रखिएगा, जीविका दीदी किचन और जीविका दीदी स्कूल इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद रेफरेंस द पुलिस दीदी इनिशिएटिव इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या है, द स्कीम फोर्स स्लोली on पेट्रोलिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट बाय द बिहार पुलिस ऑफिसर। ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग करना या लॉ इन्फोर्समेंट करना पुलिस का काम अब नहीं है, अब उसको सोशल कनेक्टिविटी भी बढ़ाना है, जिसके तहत जीविका दीदी जीविका दीदी किचन और जीविका स्कूल भी खोला जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए नहीं है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। जीविका दीदी किचन एंड स्कूल इन पुलिस लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंटीग्रेटिंग सोशल वेलफेयर एंड द पुलिसिंग, ये बिल्कुल सही है। द इनिशिएटिव एम टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन विद वुमेन स्पेशली इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 इसका सही आंसर होगा, 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोली लिखा है, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। सिर्फ पेट्रोलिंग और लॉ इन्फोर्समेंट इसका काम नहीं है, बल्कि सोशल कनेक्टिविटी भी बढ़ाना इसका काम है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो दिक्कत नेक्स्ट की अगर बात करें तो दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन लॉन्च किया गया है, ठीक ना।
इसका हम अगर डिटेल की बात करें तो समझ लेते हैं कि RRTS का पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये RRTS का फुल फॉर्म होता है। ये क्या है ये? तो इंडिया फर्स्ट RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ये इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 फरवरी 2026 को। क्या है ये? तो रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड सिस्टम है अप टू 180 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऐसा ये न तो मेट्रो है ना ही ट्रेन है, बल्कि दोनों के बीच का एक फीचर है ये कि दोनों बीच का नहीं, इसे अपग्रेड यही कहा जा सकता है। ये 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये रन करेगा। ये क्या करेगा? कनेक्ट करेगा सिटीज को, नेशनल कैपिटल NCR को, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। जैसे नमो भारत के हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उसमें बहुत दूर तक हम वंदे भारत को हम रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो होगा वो ये एक मतलब NCR को अदर सिटी से भी कनेक्ट करने के लिए इसको लाया गया है। इस क्या नाम है इसका? RRTS को, यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को। RRTS में क्या होगा और मेट्रो में क्या होता है, कन्वेंशनल ट्रेन में क्या, तीनों में क्या बेसिकली अंतर है? तो RRTS के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट लाया जाएगा उसमें रीजनल लॉन्गर डिस्टेंस के लिए होगा, जबकि मेट्रो जो होगा वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है। कन्वेंशनल ट्रेन जो होता है वो क्या लॉन्ग डिस्टेंस होता है लेकिन स्लो होता है। ये बात इसको याद रखिएगा। जो ट्रेन है वो भी क्या है, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही है, लेकिन ये इसका स्पीड बहुत स्लो है, ठीक ना। लेकिन RRTS का स्पीड क्या होगा, जो ट्रेन होगा वो बहुत ही इसका फास्ट स्पीड होगा, 180 किलोमीटर पर आवर के अप्रॉक्स होगा। स्टॉप क्या होगा, कम इसमें स्टॉपेज रहेगा, ठीक ना। मेट्रो में क्या होता है, फ्रिक्वेंटली स्टॉप होता है, ठीक ना, हर 2 मिनट पे ये मेट्रो रुकता ही है, आप देखे होंगे। फ्यूअर लॉन्ग रूट में कम होता है इसका। अगर स्पीड की बात करें तो ये सेमी हाई स्पीड है, 180 किलोमीटर तक इसका स्पीड रखा जाएगा, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये हाई होगा इसका मीडियम होता है, इसका भी क्या होता है, मीडियम होता है। ये सब याद रखिएगा RRTS के अंतर्गत में, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया है। कब? 23 फरवरी 2026 को। ये है कि विंटर ओलंपिक 2026 ये फाइनली ख़त्म हो गया है अब, ठीक ना। 22 फरवरी तक शायद होने वाला था, ये अब ख़त्म हो गया। 6 से 22 फरवरी 2026 तक होने वाला था, ठीक ना। कहाँ पे ये मनाया, यहाँ कहाँ पे ये हेल्ड हुआ है? तो नॉर्दर्न इटली में हुआ था। इटली का 2 शहर है, एक मिलान है, एक क्रोटिना डी एम्पियाजो है। ये 2 शहर में मनाया गया था, ये विंटर ओलंपिक को खेला गया था, ठीक है ना। इवेंट क्या हुआ, तो इसमें 116 मेडल इवेंट हुआ है, जिसमें 16 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को शामिल किया गया था। अगर हम बात करें कि विंटर ओलंपिक में टॉप कौन रहा, तो नॉर्वे रहा था टॉप। आप देख सकते हैं कि नॉर्वे टॉप पोजीशन पे है, इसमें 18 गोल्ड है, 12 सिल्वर है और 11 क्या है, ब्रॉन्ज है। यानी कि टोटल 41 मेडल विंटर ओलंपिक में जीता है 2026 में। कहाँ पे हुआ था, तो मिलान में और क्या है, कोर्टिना एम्पियाजो में, याद रखिएगा सर को, ठीक है ना। सेकेंड पोजीशन पे कौन है, अमेरिका है, 12 और 9 के पोजीशन पे, यानी कि 33 टोटल इसको मेडल मिला है। तो रैंकिंग जो होता है वो किस में, गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग ही होता है। जिसके पास ज़्यादा गोल्ड है, ठीक ना, उसको रैंकिंग पहले दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। भारत का बात करें तो भारत में राष्ट्रजन प्रदर्शन है, एक भी ना गोल्ड मिला है, ना सिल्वर मिला है और ना ही ब्रॉन्ज मिला है इसको, ठीक ना। इस ओलंपिक की बात करें तो पहला पोजीशन पे तो नॉर्वे है, दूसरा पे कौन है, USA है, ठीक ना, 12 गोल्ड यानी कि 33 टोटल मेडल के साथ में। एंड नीदरलैंड थर्ड पोजीशन पे है, जिसमें टोटल 20 गोल्ड है। कौन कौन सा नया खेल डिब्यूट किया गया था, तो एस्की माउंटेनियरिंग ये पहली बार इसमें खेला गया था, डिब्यूटेड हुआ था। आफ्टर न्यू इवेंट इंक्लूडेड वुमेन्स लार्ग हिल स्की जंपिंग, उसके बाद है डुअल मोगलूस, ये सब खेल है, ठीक है ना। एंड अ मिक्स्ड टीम रिले इन द स्केलेटन, ये सब खेल है जिसको पहली बार इसमें शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा कौन कौन सा, एस्की माउंटेनियरिंग यानी कि स्प्लिट एंड द मिक्स्ड रिले होता है, डिब्यूटेड किया गया था पहली बार।
अदर जो न्यू इवेंट इंक्लूड है, इसमें क्या है कि वुमेन्स लार्ज हिल स्की जंपिंग और डुअल मुगलस एंड अ मिक्स्ड टीम रिले इन स्केल्टन। ये तीन जो है, तीन चार जो है नया नया खेल इसमें पहली बार खेला गया था। तो बस इतना याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, मिलान में हुआ था और कोटिना कोटिना डी एम्पियाजो में हुआ था। पहला स्थान नॉर्वे का रहा टोटल 41 मेडल के साथ में। दूसरा यूनाइटेड स्टेट का रहा 33 का। भारत का एक भी नहीं है। तीसरा कौन है, नीदरलैंड का है 20 मेडल के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा। बाफ्टा अवार्ड 2026 का अनाउंसमेंट हुआ। बाफ्टा क्या फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, यानी कि बाफ्टा। कहाँ पे दिया जाता है, तो लंदन में दिया जाता है। इस बार जो दिया गया था बूम को, जो कि एक भारतीय मूवी है, उसको जो है बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। बूम क्या है, डायरेक्टेड बाय द लक्ष्मी प्रिया देवी। लक्ष्मी प्रिया देवी के द्वारा ये डायरेक्ट मूवी है। इट टेल द स्टोरी ऑफ यंग बॉय ट्राइंग टू रीयूनाइट हिज ब्रोकन फैमिली एंड अमीट द कॉन्फ्लिक्ट इन द मणिपुर। यानी कि मणिपुर में जब हिंसा हुआ था तो उसमें एक बच्चा अपना फैमिली को खो चुका था, तो उसी की जीवनी पर यह आधारित फिल्म है, जो अपना बच्चों को, जो अपना फैमिली को यूनाइट कर रहा है। और इसको कौन डायरेक्ट किया था बूम मूवी को, तो लक्ष्मी प्रिया देवी, याद रखिएगा। बाफ्टा अवार्ड क्या है, तो इसका 1947 में यूके में इसका स्थापना हुआ था। रिकॉग्नाइज एक्सलेंस इन द फिल्म, टेलीविजन, गेम्स एंड द चिल्ड्रन मीडिया, उसके क्षेत्र में ये बाफ्टा अवार्ड दिया जाता है। ये हर साल दिया जाता है, इसके द्वारा, तो बाफ्टा जो कि ऑर्गेनाइजेशन है इन लंदन में, उसके द्वारा दिया जाता है। तो भारतीय कौन मूवी है, याद रखिएगा, बूम मूवी है। इसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था लक्ष्मी प्रिया देवी के द्वारा। किस पे है, तो एक बच्चा जो अपना फैमिली खो जाता है मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें, उसी के बेस पे ये मूवी है। बहुत अच्छा मूवी है ये। आगे क्या है कि यूआईपी यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत क्या हुआ, ये तो पहले से प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि न्यू लॉन्च, यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस एन इंडियन मेड टेटनस एंड द एडल्ट डिप्थीरिया यानी कि टीडी वैक्सीन अंडर द यूआईपी। यानी कि एक वैक्सीन लॉन्च किया गया था, वो किससे, टेटनस और डिप्थीरिया दोनों से रिलेटेड है ये। ठीक ना, क्या है यूआईपी, ये स्टार्ट किया गया था 1978 में एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम। ठीक ना, एंड इम्यूनाइजेशन रीनेम यूआईपी इन 1985। यानी इससे का पहला नाम क्या था, तो था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये इसका फुल मतलब पहले नाम था, लेकिन 1985 में इसका नाम बदल गया, क्या हो गया, यूआईपी हो गया, यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया। इसमें लगभग टोटल 12 डिजीज कवर होता है। ठीक ना, जिसमें 11 जो है वो नेशन वाइड है। ठीक ना, कौन कौन सा डिजीज है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। डिप्थीरिया है, उसके बाद पर्ट्यूसिस है, टेटनस है, पोलियो है, मीसल्स है, रूबेला है, सेवर चिल्ड्रन टीबी है। ठीक ना, रोटोवायरस है, डायरिया है, हेपेटाइटिस बी है, मैग्नेटिस है और निमोनिया है। निमोनिया किसे, तो हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो मच्छर है तो उसके द्वारा आता है। उसके बाद निमोनिया क्या है, प्रीमोलिकल निमोनिया होता है। ठीक ना, ये 11 डिजीज ऐसा है जो इस प्रोग्राम के तहत कवर किया जाता है। एक रीजनल स्पेसिफिक है जिसका नाम है जापानीज इंसेप्टाइटिस, ये नाम है इसका। ऐसा नहीं कि जापान में है, पहली बार जापान में देखा गया था, ये बात सही है, लेकिन ये अब रीजनल हर जगह लगभग किसी खास जिला में पाया ही जाता है। ये ओनली इन द हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट में। ठीक ना, मेजर अचीवमेंट क्या है, तो पोलियो फ्री इंडिया का अगर देखें तो यूआईपी के अंतर्गत जो मेजर अचीवमेंट है, तो इंडिया पोलियो फ्री हो गया 2014 में ही। उसके बाद न्यूटल टेटनस एलिमिनेटेड हो गया था 2015 में। ठीक ना, इस मिशन के अंतर्गत क्या था कि मिशन इंद्रधनुष 5.0 भी चल रहा था यूआईपी के अंतर्गत ही। यूआईपी में क्या होता है कि बहुत सारा हेल्थ से रिलेटेड स्कीम चलते रहता है, तो मिशन इंद्रधनुष भी चलाए थे हम, फोकस ऑन। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष का फोकस क्या था, इम्प्रूविंग द मिसेल्स एंड रूबेला वैक्सीन कवरेज। मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अंतर्गत हम इसका कवरेज को बढ़ाने की बात कर रहे थे। यू विन पोर्टल भी है, ठीक ना,
क्या है कि फॉर मॉनिटरिंग एंड द ट्रैकिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्रेस। ये पोर्टल है एक यूविन पोर्टल, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक ना, तो ये था पूरा का पूरा यूआईपी प्रोग्राम, जिसमें एक नया वैक्सीन लॉन्च किया गया था जो कि इंडियन मेड है। याद भी रखना है कि इंडियन मेड है। क्या है, टेटनस एंड द एडल्ट डिप्थीरिया यानी कि टीडी वैक्सीन, इसको लॉन्च किया गया था। बस यही था। यूएपी के अंतर्गत टोटल 12 डिजीज को कवर किया जाता है, 11 नेशन वाइड और एक रीजनल स्पेसिफिक है जो कि जापानी इंसेफ्लाइटिस है इसका फुल फॉर्म। ठीक ना, तो इसको हम एक एमसीक्यू के माध्यम से भी देख सकते हैं कि द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि यूआईपी इन इंडिया एम्स टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीन अगेंस्ट द 12 डिजीज कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है, तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीनेशन इज गिवन ओनली इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट। एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं, कि जिस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्ग टर्म तक यानी कि कुछ साल यानी वर्षों तक अगर उस बीमारी रहता ही है तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक ना, तो फिर आगे क्या है, तो ये बिल्कुल सही है। ये यूआईपी वाज इनिशियली लॉन्च एट द एक्सपेंडेड प्रोग्राम इन ऑन इम्यूनाइजेशन इन 1978। बिल्कुल सही है। इसको बाद में नाम यानी कि यहाँ पे हम लोग पढ़े ही हैं क्या, कि स्टार्टेड 1978 कि उस समय इसका नाम क्या था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, लेकिन 1985 में जाकर के इसका नाम यूआईपी हुआ था। इसमें यही बोला कि यूआईपी वाज इनिशियली लॉन्च एट द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इन 1978। उसके बाद है कि मिशन इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च भी किया गया था। उसका मेन फोकस क्या था, कि इम्प्रूविंग द कवरेज ऑफ मिसेल्स एंड रूबेला वैक्सीन। ये दो वैक्सीन को कवर करना इंद्रधनुष 5 का काम था। द न्यूली इंट्रोड्यूस टीडी वैक्सीन जो इस बार यूआईपी में लॉन्च किया गया था, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टेटनस एंड द एडल्ट डिप्थीरिया। ये बिल्कुल सही है, यानी कि पूरा का पूरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन है कि व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। सुख शिक्षा योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा द इंदिरा गांधी क्या है, सुख शिक्षा योजना, सॉरी सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या है इसमें, तो यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। योजना में क्या है कि विधवाओं की बेटी को, याद रखिएगा, विधवाओं की बेटी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य के अंदर और बाहर मदद मिलता है। विधवाओं की बेटी के लिए ये योजना है। क्या योजना का नाम है, तो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना विधवाओं की बेटी के लिए है। पहले योजना में केवल विधवा, बेसहारा और क्या है तलाकशुदा महिला के बच्चों और दिव्यांग माता पिता के बच्चों को 18 वर्ष तक शामिल किया गया था। अब पात्र बेटियों को 27 वर्ष तक लाभ मिल सकता है। यानी कि बहुत बड़ा स्कीम था जिसके अंतर्गत पहले हम लोग विधवा को, बेसहारा को, तलाकशुदा जो महिलाएं उसको, बच्ची को और दिव्यांग माता पिता के बच्चों को 18 वर्ष तक शामिल किया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि विधवाओं की बेटी को भी शामिल किया गया। याद रखिएगा, पहले विधवाओं की बेटी शामिल नहीं थी, अब ये है जिसको 27 वर्ष तक लाभ मिल सकता है। वित्तीय सहायता की बात करें तो सरकारी संस्थाओं में पेशेवर कोर्स के लिए 10 महीने तक प्रतिमाह 3,000 रुपये इसको मिलेगा। ठीक ना, तो ये था सुख शिक्षा, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आगे कि इंडिया जो है साइन किया है हिस्टोरिक पैक्स सिल्का का। पैक्स सिल्का इनिशिएटिव है यूएस के द्वारा। उस इनिशिएटिव में यानी कि उस टीम में अब इंडिया भी शामिल होने जा रहा है, ऐसा ये बात कहा गया है एआई समिट में। क्या होता है पैक्स सिल्का, इसका हम डिटेलिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। तो पैक्स सिल्का क्या है, पैक्स का जो नाम है, पैक्स का मतलब होता है पीस और सिल्का का मतलब होता है सिलिकॉन। यानी कि पैक्स सिल्का की बात करें तो ये सिलिकॉन बेस्ड एक एग्रीमेंट है। ठीक ना, एक इनिशिएटिव है। सिलिकॉन आजकल देखते हैं कि हर एआई में, सेमीकंडक्टर में, मोटर व्हीकल में आजकल सिलिकॉन का ही दौर है अगर देखा जाए तो सिल्का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आज के दौर में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा पैक्स सिल्का इनिशिएटिव। क्या होता है ये, तो ये लॉन्च किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा दिसंबर 2025 में ही। ये क्या है कि मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है
टू सिक्योर द सप्लाई चेन ऑफ आर्टिफिशियल क्या है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, देखिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। सप्लाई चेन क्या होता है, तो सप्लाई चेन होता है जैसे मान लीजिए कि अगर एक हमको मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल बनाने के लिए क्या होता है कि पूरा कंपोनेंट एक ही जगह बनता नहीं है, कहीं चिप बन रहा है तो कहीं उसका स्क्रीन बन रहा है, कहीं उसका मतलब मोबाइल का बैटरी बन रहा है और कहीं उसका असेंबल हो रहा है, कहीं इसमें टेक्नोलॉजी असेंबल हम लोग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ एक कंट्री में नहीं होता है, ये क्या होता है कि अलग अलग कंट्री में होता है। तो कोई एक कंट्री अगर कोई देना बंद कर दे कुछ, ठीक है ना, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि साउथ कोरिया स्क्रीन बनाने का काम करता है, ये मान लीजिए, अब वो साउथ कोरिया स्क्रीन बनाना बंद कर दिया तो फिर मोबाइल असेंबल कैसे होगा। तो एक प्रोडक्ट का देखें तो अनेक कंट्री पे डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, असेंबल कैसे होगा। तो इसी पूरा चेन को बना के रखने के लिए उसको जो इनिशिएटिव लाया जाता है उसको हम बोलते हैं सिक्योर द सप्लाई चेन, यानी सप्लाई चेन को सिक्योर करना। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्या है, तो ऐसा टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना इकोनॉमी खतरा में आ सकता है। और आज के डेट में देखें तो कोई भी देश इसलिए नहीं लड़ाई कर रहा है कि हमको चावल या गेहूँ या आटा दाल लहसुन प्याज चाहिए, बल्कि इसलिए लड़ाई कर रहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो, मेरे पास एआई हो, मेरे पास सिलिकॉन चिप हो, मेरे पास उसका टेक्नोलॉजी हो, इन सब के लिए ही आज एग्रीमेंट हो रहा है। तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आज के डेट में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके बल पे हम किसी भी इकोनॉमी को हम जज कर सकते हैं कि ये इसका फ्यूचर क्या होगा। उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या शामिल होता है, सेमीकंडक्टर शामिल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल होता है, रेयर अर्थ मेटल शामिल होता है, ठीक ना, और साइबर सिक्योरिटी टूल और एडवांस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो यूएसए के द्वारा पैक्स सेल का जो लाया गया था कि सिक्योर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को, यानी कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए ही पैक्स सेल का बना था, ठीक ना। तो समझ गए पैक्स क्या है और सिल्का क्या है। पैक्स मतलब पीस, ठीक ना, और सिल्का मतलब क्या है कि सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर टेक, ठीक ना, ये था पैक्स सेल का, समझ गए। यानी कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 2025 में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था जिसका नाम है पैक्स सेल का। भारत क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, भारत को क्या फ़ायदा होगा, भारत के लिए चैलेंजेस क्या है, इन सारी बातों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसका अच्छा, इस पैक्स सेल का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रिड्यूस कोरेसिव इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल कंट्री। किसी एक कंट्री पे हम किसी एक टेक्नोलॉजी के लिए हम डिपेंडेंट नहीं रहे, हम उसको अलग अलग कंट्री से हम मंगा सकते हैं। एक कंट्री जैसे चाइना मूड हुआ सप्लाई करना बंद कर दिया, तो इससे क्या होता है कि पूरा सप्लाई चेन बिगड़ जाता है। तो पैक्स सेल का के अंतर्गत ये ऑप्शन दिया गया कि अब हम किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, किसी भी इक्विपमेंट के लिए हम किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि हम उसको तोड़ देंगे, मतलब हम अलग अलग कंट्री पे भी डिपेंड रह सकते हैं। सिक्योर ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एआई सप्लाई चेन, बिल्ड ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसका कोर ऑब्जेक्टिव था। ग्लोबल कंटेस्ट की अगर बात करें तो किस कंट्री के पास क्या क्या है, या पैक्स सेल का में ग्लोबल कंटेस्ट क्या है, तो एआई एंड द सेमीकंडक्टर आर नाउ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड द स्ट्रेटेजिक पावर। यानी आज के डेट में देखा जाए तो एआई या सेमीकंडक्टर जो है, ये दो ऐसा चीज़ है जो एक क्रूशियल होने वाला है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर के लिए। जिसके पास आज सेमीकंडक्टर है या एआई है, वही कंट्री आगे जाके रूल करेगी, ये बात तय हो गया, ठीक ना। तो आज इसी का दौर है एआई का। मोस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट एंड क्रिटिकल मिनरल्स कम फ्रॉम द चाइना which can control supply और restrict the export। चाइना के पास क्या है कि उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक ना। आज के टेक्नोलॉजी में जो भी यूज होता है, जैसे एरोप्लेन में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में यूज होता है, रेयर अर्थ मेटल को हम किसी दूसरे मेटल के साथ कंबाइन करके यूज तो करते ही हैं। तो ज़्यादातर आज के डेट में क्या है कि हम लोग चाइना पे ही डिपेंडेंट थे, और चाइना किसी कारण से रिस्ट्रिक्ट कर देता, एक्सपोर्ट कर देता था तो बंद हो जाता था। कोविड-19 और उसके पास्ट ये देखा गया था कि सो द डिपेंडिंग ऑन द जस्ट फ्यू कंट्री इज द रिस्क। कोविड-19 में ऐसा हुआ कि हर देश का इकोनॉमिक जर्जर अवस्था में आ गया था। तब ये देखा गया था कुछ जो है बाकी सप्लाई करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास ही जो
वर्क फोर्स से उसी को ये ज़रूरत पूरा करने में लगे थे। तो ये देखा गया था कि सप्लाई चेन जो है ब्रेक हो गया था कोविड-19 के बाद में। देयरफॉर कंट्री नीड टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन एंड मेक टीम द मोर रिसिलेंट। इसीलिए ये ज़रूरत पड़ा कि एक ऐसा हम टीम बनाए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें सप्लाई चेन कम से कम बिगड़ना नहीं चाहिए, हर कंट्री को नेसेसरी इक्विपमेंट, नेसेसरी टेक्नोलॉजी मिलना चाहिए। इसीलिए हम इस इनिशिएटिव को लेकर के आए थे। अगर हम बात करें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में किस कंट्री के पास क्या क्या है, और जो पैक्स सिल्का में कंट्री है तो वो अलग अलग पर्पस के लिए जुड़ा है। जैसे टेक लीडर कौन कौन सा है, तो यूएसए एंड जापान इसका टेक लीडर है, ठीक ना, यानी कि लीडर्स इन एआई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी यूएसए और जापान के पास है। रिसोर्स किसके पास है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, यानी कि मेजर एक्सपोर्ट ऑफ द लिथियम एंड द रेयर अर्थ मेटल। चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, ये है। कतर और यूएई क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वाई सोवरेन फंड। कतर और ये जो है यूएई, टूरिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसीलिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट वो कर सकता है। सॉवरेन फंड के द्वारा भी उसके पास बहुत सारा इनकम आता है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट ये करेगा। रेयर अर्थ मेटल का ये करेगा। टेक्नोलॉजी में लीडर कौन है, यूएसए और जापान है ही। एडवांस टेक कंट्री कौन कौन सा है, तो नीदरलैंड के पास क्या है, एडवांस लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी है, यानी कि लिथियम को मल्टीपल यूज करने का टेक्नोलॉजी नीदरलैंड के पास है, बहुत अच्छा ये है। साउथ कोरिया के पास है कि मेमोरी चिप बनाने का टेक्नोलॉजी उसी के पास है। सिंगापुर के पास क्या है, तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सिंगापुर कर लेता है। इसराइल क्या है, तो एक्सपर्टाइज इन एआई सॉफ्टवेयर, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी कौन, इसराइल करता है। अदर कंट्री जो है कुछ कनाडा है, ईयू ऑर्गेनाइजेशन है, ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक ना, और ताइवान, ये सब ऑब्जर्वर के रूप में जुड़ा है, जिसका काम है कि वॉच एंड द कोलैबोरेट द टेक एंड सप्लाई चेन पॉलिसी, इसका काम है ये सब चीज़। तो पैक्स में पैक्स सिल्का में ये कंट्री सब पहले थे ही जो अलग अलग क्षेत्र में लीड कर रहे थे। कोई टेक्निकल लीडर थे, तो कोई लिथियम का सप्लाई में कर रहे थे, किसी के पास मेमोरी चिप बनाने का पावर था, तो किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट देने का कैपेसिटी था, कोई सेमी कंडक्टर को असेंबल कर सकता था, कोई कंट्री ऐसा था जो ऑब्जर्वर था, इस पूरा सप्लाई चेन को देखता था। इंडिया के पास क्या है, तो इंडिया के पास है कि इंडिया ऑफर्स डिजिटल स्ट्रेंथ, एआई ग्रोथ, स्किल वर्कफोर्स इन्वेस्टमेंट एंड द टेक एक्सपर्टाइज मेकिंग अ वल्नरेबल फ्यूचर पार्टनर ऑफ द पैक्स सिल्का। इंडिया में ये सब है, उसके पास डिजिटल स्ट्रेंथ है, एआई ग्रोथ हो रहा है, इसमें स्किल्ड वर्कफोर्स इसके पास है, इसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई कंपनी भी है, एंड टेक एक्सपर्टीज भी है, ठीक है ना, जो इसको एक पैक्स सिल्का में शामिल होने के लिए जो क्राइटेरिया है फुलफिल करता है। अगर बात करें कि टाटा ग्रुप और माइक्रोन जो है इन्वेस्टिंग इन द इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कर लेता है। ऑलरेडी इंडिया जो है एआई के क्षेत्र में, ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारे चला रखी है। जैसे आप देखिएगा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पहले से ही चल रहा है, इंडिया का नेशनल एआई इनिशिएटिव विच स्ट्रॉन्ग द फाइनेंशियल बैकिंग। नेशनल एआई इनिशिएटिव के द्वारा हम लोग इसमें, यानी कि जो सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा था उसको हम फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे थे। इंडिया के पास ये सब है। इंडिया पहले से अपना क्या है कि टेक और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई को मजबूत कर ही रहा था पहले से, इसलिए पैक्स सिल्का में शामिल होना आसान हो गया। इसका जो क्राइटेरिया, ऐसे नहीं कि वो ऑब्जर्वर के रूप में जाकर के शामिल हो जाएगा। इंडिया के पास क्या क्या है, इंडिया के पास अगर देखिएगा तो पहले से ही हम सप्लाई चेन रिसेलेंस इनिशिएटिव 2021 में ही लॉन्च किए थे, जिसमें क्या है कोलैबोरेट किए थे विद ऑस्ट्रेलिया और जापान से कि हमको सप्लाई चेन टूटना नहीं चाहिए। एम क्या है कि मेक सप्लाई चेन स्ट्रॉन्गर एंड द लेस वल्नरेबल। क्वाड का मेंबर इंडिया ऑलरेडी है, यानी कि यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर में से इंडिया भी है। एक क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव के लिए बहुत ज़रूरी था। ऑस्ट्रेलिया तो कर ही रहा था रेयर अर्थ मेटल सप्लाई, ठीक है ना। तो इंडिया इसलिए भी क्या है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता है अपने आप में। सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन में देखें तो पार्टनर विद जापान, सिंगापुर एंड इजराइल, इस 3 कंट्री से इंडिया ऑलरेडी एग्रीमेंट कर रखा है सेमीकंडक्टर के लिए। स्ट्रेंथ इंडियाज रोल एज द रिलायबल पार्टनर इन द ग्लोबल टेक सप्लाई चेन, यानी कि इन सब क्राइटेरिया के कारण पैक्स सिल्का में शामिल होना इंडिया के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है।
भारत को पैक्स सिल्का में शामिल होना है, लेकिन साथ ही अपनी नीति को स्वतंत्रता और घरेलू तकनीकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। ये इंडिया के लिए चैलेंज बनेगा। ऐसा ना हो कि शामिल हो गए तो अपना डोमेस्टिक पॉलिसी को हम हैम्पर कर लिए, अमेरिका की नीति को हम अपने ऊपर थोपने के लिए लागू मतलब क्या होता है बेबस हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। इंडिया के लिए चैलेंजेज भी होने वाला है ये चीज़, ठीक ना। इसमें हम एक चीज़ देखिए कि रेयर अर्थ मेटल का चर्चा हो रहा था। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो था क्या था, मेजर एक्सपोर्ट ऑफ द लिथियम एंड द रेयर अर्थ मेटल यहाँ पे होगा, रेयर अर्थ मेटल या रेयर अर्थ एलिमेंट बोलिए, इसको ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करता था। तो ऑस्ट्रेलिया रेयर अर्थ मेटल है क्या एक्चुअली में, तो रेयर अर्थ मेटल जो है एक ग्रुप ऑफ 13 केमिकल एलिमेंट है। इसमें रेयर अर्थ मेटल में कितना 17 एलिमेंट है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान में पढ़िएगा तो देखिए 15 यहाँ पे है, ठीक ना, जो लिथिनाइट ग्रुप का है, और 2 है, एक सिलिका है, एक सिलिका है और एक इटेरियम है, सॉरी स्कैंडियम है, सॉरी स्कैंडियम और इटेरियम 2 यहाँ पे है, और बाकी लिथिनाइट ग्रुप का 15 यहाँ पे है। तो इस 17 एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, ठीक ना। तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, 17 एलिमेंट है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। डिस्पाइट द नेम दे आर द नॉट वेरी रेयर बट हार्ड टू एक्सट्रैक्ट इन द प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में मिलना इसका मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन ऑक्साइड, कहीं कहीं ऑक्साइड के रूप में है, कहीं किसी फॉर्म का अलग अलग रूप में पाया जाता है। तो इसको प्योर फॉर्म में पाना मुश्किल है, रेयर है, इसीलिए इसको रेयर अर्थ मेटल कहा गया है। एग्जाम्पल में देखें तो स्कैंडियम, इटेरियम, लेंथेनियम, ठीक ना, और न्यूडेनियम और यूरोपियम, ये सब क्या है, रेयर अर्थ मेटल है। यूजेज क्या है इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज है, ग्रीन टेक्नोलॉजी में यूज है, डिफेंस में यूज है, एआई और हाईटेक डिवाइसेस में बनाने में यूज है, या कि सेंसर बनाने में, मैग्नेट बनाने में, और एआई हार्डवेयर बनाने में। ग्लोबल सप्लाई की बात करें तो रेयर अर्थ मेटल कम फ्रॉम द चाइना विच कैन कंट्रोल सप्लाई और रिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट। लेकिन मेनली अभी तक क्या है, चाइना से ये सप्लाई होता था। दैट्स वाई कंट्री लाइक इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया वांट टू सिक्योर देयर ऑन सप्लाई चेन। इसलिए चाहता है इंडिया कि अपना एक अलग से सप्लाई चेन हो जिसमें चाइना उसमें ना हो, ठीक ना। तो ये था पूरा का पूरा पैक्स सिल्क का इनिशिएटिव, समझ गया। तो पैक्स सिल्क का इनिशिएटिव क्या था कि जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट में हम किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं हो करके अलग अलग कंट्री पे हम डिपेंड होते हैं, उसको हम पैक्स सिल्क का इनिशिएटिव कहते हैं। इंडिया के लिए चैलेंजेस भी है, लेकिन चैलेंजेस बाद में देखा जाता है। लेकिन पैक्स सिल्का में शामिल होने के लिए इंडिया का जो क्राइटेरिया है फुलफिल करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपने पहले से ही एआई मिशन था, ये अलग अलग कंट्री से सेमीकंडक्टर के लिए एग्रीमेंट कर चुका है। इंडिया के पास एक मार्केट है, एक हब है जहाँ पे वहाँ पे वर्कफोर्स भी प्रोवाइड कर सकता है, टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए मार्केट ही दे सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए टाटा ग्रुप और माइक्रोन जैसा कंपनी है इसके पास में, ठीक ना। तो इन सारे कारण से इंडिया पैक्स पैक्स सिल्का में शामिल होने के लिए क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसलिए हमको लगता है कि ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिलहाल अभी ज्वाइन किया नहीं, लेकिन अपना डिग्निटी को देखते हुए, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर यही था ओवरऑल, जिसमें हम कुछ एमसीक्यू भी देखे थे और कुछ न्यूज़ भी देखे थे। बाकी का करंट अफेयर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ लेट हो चुका था, अब ब्रेक नहीं होगा जनरली, अब हम लोग कंटिन्यू कर इसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।